रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हम पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में हमने बहुत सारे रिलेशंस, डेरिवेशन सॉल्व किए थे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। प्रिज्म फार्मूला हमने डिराइव किया था, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म हमने फाइंड आउट किया था। आज हम प्रिज्म में एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस का मतलब अगर प्रिज्म में किसी एक फेस से हम लाइट को स्ट्राइक करें तो वो लाइट प्रिज्म के दूसरे फेस से कब बाहर नहीं आएगी, इसकी कंडीशन हम डिराइव करते हैं। तो मान लो हमारे पास ये एक प्रिज्म है ABC। इस प्रिज्म पर कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस एंगल को हम कहते हैं I1। तो ये लाइट यहाँ से टकराई और ऐसे इधर चली गई। यहाँ भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल N1 और ये नॉर्मल N2। इस एंगल को हम डिनोट करते हैं R1 से और ये वाले एंगल को डिनोट करते हैं R2 से, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म A। तो हमें यहाँ से हमने लाइट को भेजा, ये लाइट यहाँ टकराई और यहाँ टकराने के बाद यहाँ गई। अब ये लाइट यहाँ से बाहर कब नहीं आएगी, हमें निकालना है कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। मतलब ये लाइट यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से लाइट बाहर कब नहीं आएगी ये हम पढ़ चुके हैं। किसी सरफेस पे लाइट टकराए और उससे बाहर ना जाए, ऐसा तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या है, R2। अगर ये R2 इस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी। तो कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस क्या है, इफ़ R2 इज़ ग्रेटर देन IC। अगर R2 की वैल्यू अगर किससे ज़्यादा हो, इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो ये लाइट यहाँ से बाहर नहीं आएगी। तो हमें यही कंडीशन डिराइव करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम जानते हैं ये एंगल A की जो वैल्यू होती है, इसको मैं A लिखता हूँ। A मतलब एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ये हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ से सारी बातें किस पर बेस्ड हैं, R2। अगर R2 की वैल्यू IC से ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से लाइट बाहर नहीं आएगी, TIR होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होता है तो लाइट बाहर नहीं जाती, बल्कि उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है TIR के थ्रू। तो ये सब डिपेंड करेगा R2 की वैल्यू पर। तो यहाँ से मैं R2 फाइंड आउट करता हूँ, तो R2 आएगा A माइनस R1। ठीक है। तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी, R2 की मिनिमम वैल्यू, R2 इक्वल टू है A माइनस R1। तो ज़रा सोचो R2 की सबसे कम वैल्यू कब आएगी, A तो फिक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स होगा। मान लो ये एंगल है 60 डिग्री, ये तो चेंज नहीं होगा। तो R2 सबसे कम कब आएगा, जब R1 सबसे ज़्यादा होगा। तो R2 मिनिमम कब आएगा, जब R1 कैसा हो, मैक्सिमम। क्योंकि A में से ये माइनस हो रहा है, A में से ये माइनस हो रहा है, तो जब R1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उस समय पे R2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, सबसे कम। तो अब हमें सोचना है कि R1 मैक्सिमम कब होगा। R1 है ये वाला एंगल, तो R1 डिपेंड करेगा I1 पर। R1 किस पे डिपेंड करेगा, I1 पर। R1 मैक्सिमम कब होगा, R1 के मैक्सिमम होने के लिए I1 को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो R1 मैक्सिमम तभी होगा जब I1 की वैल्यू कैसी आए, मैक्सिमम। तो R1 विल बी मैक्सिमम, R1 विल बी मैक्सिमम व्हेन I1 विल बी मैक्सिमम, I1 विल बी मैक्सिमम। तो I1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर, I1 ये एंगल कहाँ से बना हुआ है, नॉर्मल के साथ। तो ये I1 मैक्सिमम कितना हो सकता है,
नॉर्मल के साथ ये रे मैक्सिमम कितना एंगल बना सकती है, 90 डिग्री। ज़्यादा से ज़्यादा रे ऐसी तो जाएगी 90 डिग्री पर, है ना। तो I1 की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी कितनी, 90 डिग्री। तो I1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, है ना। तो R1 मैक्सिमम कब होगा बोला, ये एंगल R1 मैक्सिमम कब होगा, जब I1 मैक्सिमम होगा। जब I1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी तब R1 भी मैक्सिमम होगा, और I1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो मैं इस AB फेस पर स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट फेस AB फेस पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो साइन I मैक्सिमम वैल्यू अपॉन साइन R इसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास, तो क्या लिखेंगे, A म्यू जी। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू A म्यू जी। साइन I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हम निकाल चुके हैं I की मैक्सिमम वैल्यू, ये 90 डिग्री, अपॉन साइन R की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर R कितना है, R1, तो साइन R1 मैक्सिमम इक्वल टू A म्यू जी। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, A म्यू जी को, ये A म्यू जी। साइन 91, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1 इक्वल टू साइन 91, तो 1 अपॉन साइन R1 मैक्सिमम, साइन R1 मैक्सिमम इक्वल टू A म्यू जी। इतना हमें यहाँ से मिला। तो यहाँ से साइन R1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें साइन R1 की वैल्यू कितनी मिल गई, सॉल्व करके साइन R1 मैक्सिमम इक्वल टू 1 अपॉन A म्यू जी। और हम जानते हैं 1 अपॉन म्यू किसका फॉर्मूला होता है, साइन IC, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने निकाला था पहले, 1 अपॉन म्यू इक्वल टू साइन IC। यहाँ से हमें क्या मिला, साइन R1 इक्वल टू 1 अपॉन A म्यू जी। और साइन R1 किस, A म्यू जी 1 अपॉन म्यू किसके बराबर होता है, साइन IC के। तो इसका मतलब साइन R1 मैक्सिमम इक्वल टू क्या है, साइन IC। तो साइन R1 मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ गया, साइन IC। ठीक है। तो यहाँ से अब दोनों साइड साइन है, तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिज्म के मटेरियल के क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई, तो हम कहाँ रख देते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमें R2 की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R2 की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, IC के बराबर, इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमने R2 की मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है कि ये लाइट बाहर कब नहीं आएगी। तो हम जानते हैं R2 की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। ये रिलेशन R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर यहाँ पर ये R2 की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा है तो इसका मतलब लाइट बाहर नहीं आएगी। तो देयरफॉर फॉर नो इमरजेंस एट फेस AC फेस से लाइट बाहर कब नहीं आएगी, जब R2 ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी मिनिमम वैल्यू R2 की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से। जब R2 की वैल्यू यहाँ पर क्रिटिकल से ज़्यादा होगी तो लाइट बाहर नहीं आएगी। तो R2 की वैल्यू हमने ये निकाली थी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख देते हैं। R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, A माइनस आई सी। ये R2 की मिनिमम वैल्यू यहाँ से रखी, शुड बी ग्रेटर देन किससे, आई सी। तो यहाँ से A ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2IC। इस IC को उधर ले गए। तो ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब लाइट इस फेज से बाहर नहीं आएगी। अगर क्रिटिकल एंगल का ट्वाइस, क्रिटिकल एंगल हमें दिया होगा उसका अगर हम डबल करें वो वैल्यू, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू अगर 2IC से ज़्यादा है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू अगर 2IC से ज़्यादा है तो लाइट इस फेज से बाहर नहीं आएगी। इस फेज से बाहर नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ, तो उस समय पे क्या हो रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR सफ़र कर रही होगी। तो ये कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस की। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमें एक प्रिज्म दिया गया है, ये हमें एक प्रिज्म दिया है, ये एंगल हमें दिया है सपोज 20 डिग्री, ये दिया है सपोज 110 डिग्री, और ये एंगल हमें दिया है सपोज 50 डिग्री। 110 डिग्री, 20 डिग्री और 50 डिग्री ये एंगल हमें गिवन है। हमें बोला है कि कोई रे इस फेस पे स्ट्राइक कर रही है, ये नॉर्मल मैंने बनाया, ये 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक, कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, 45 डिग्री पर। ठीक है, हमें बोला है फाइंड नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। इस प्रिज्म ने नेट कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया, ये हमें निकालना है। और हमें गिवन है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना गिवन है, √2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये रे दी है 45 डिग्री पर इस पे स्ट्राइक कर रही है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि क्या ये रे यहाँ से बाहर आने वाली है या नहीं। अभी कंडीशन बताई थी कब बाहर नहीं आती है, जब A ग्रेटर देन हो 2IC से। IC क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। तो क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, sin IC इक्वल टू 1/μ। तो 1/μ कितना दिया है, √2। तो यहाँ से sin IC 1/√2 आ रहा है, तो इसका मतलब साइन में 1/√2 कहाँ पर आता है, 45 डिग्री पर। तो हमें क्रिटिकल एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है। अब निकालते हैं 2IC की वैल्यू। 2IC, 2 क्रिटिकल एंगल IC कितना आया, 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल A कितना दिया था हमें, ये होता है एंगल A। इस प्रिज्म का नाम ABC। एंगल A 110 डिग्री है। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा एंगल A किससे ज़्यादा है, 2IC से। एंगल A 110 है और 2IC 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, दैट इज रे विल नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम फेस AC। AC फेस से रे बाहर नहीं आएगी। इट विल सफ़र TIR। ये क्या सफ़र करेगी, TIR। तो इस रे का क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं कि ये रे कैसे कैसे इस प्रिज्म के थ्रू बाहर आ रही है, दूसरे फेस पे कैसे टकराएगी, ये फाइंड आउट करते हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि ये रे इस फेस से बाहर नहीं आने वाली है। अब
यहाँ से रे यहाँ से तो अंदर एंटर करेगी, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने 45 डिग्री, और अभी हमने क्रिटिकल एंगल भी निकाला था 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है। जब कोई लाइट क्रिटिकल एंगल पे टकराती है तो क्या होता है, वो इंटरफेस को ग्रेज करते हुए जाती है। उस समय पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री। ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रे इंटरफेस को ग्रेज करते हुए जाने का मतलब, ये इंटरफेस है ए बी, इसको ग्रेज करते हुए क्या ऐसे निकल जाएगी, ये एंगल कितना 90, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ये रे ऐसे जा रही है, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है क्रिटिकल के। क्रिटिकल एंगल अभी निकाला था 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना दिया है 45 डिग्री बराबर है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, ये इस इंटरफेस को ग्रेज करते हुए लाइट बाहर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तब होता है जब रे डेंसर से रेयरर जा रही हो। हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब द मिनिमम एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। जब रे डेंसर से रेयरर जाती है उस समय पे हम TIR की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रे डेंसर से रेयरर नहीं जा रही है, बल्कि रेयरर से डेंसर जा रही है। रेयरर एयर है, डेंसर ग्लास है। तो यहाँ पर रेयरर से डेंसर जा रही है रे, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर रे ऐसे नहीं जा सकती। ऐसे कब जाती, जब बाहर डेंसर मीडियम होता, अंदर रेयरर। डेंसर से रेयरर होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता, तो रे ऐसे जाती। ठीक है, तो अब रे कैसे जाएगी, तो यहाँ से मैंने नॉर्मल बनाया, ये रेयरर ये डेंसर, रेयरर से डेंसर जाना है तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होके ये रे कहीं ऐसे चली गई। ठीक, ये एंगल है R1, यहाँ पर भी हमने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल दूसरा, ये एंगल यहाँ पर R2। अब पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं कि ये एंगल कितना है। तो इस फेस पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी फेस पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें निकालना है, यहाँ पर मान लेते हैं R है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल टू एयर से ग्लास में जा रही है रे तो A म्यू G लिखा जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2 साइन R SI, A म्यू G ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया था √2, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास, √2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन R इक्वल टू आ गया 2 साइन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन R इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन R की वैल्यू आ गई 1/2, है ना। तो साइन R 1/2 मतलब R कितना होगा 30 डिग्री, R कितना मिल गया 30 डिग्री, है नहीं है। तो इसका मतलब ये एंगल मेरे को पता चल गया कितना है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है और ये फेस पर ये लाइन नॉर्मल है, ये पूरा 90, ये 30, तो ऊपर वाला 60 डिग्री। ये एंगल है 110, ये 60, 110 प्लस 60 170, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 10 डिग्री आएगा। अगर ये 10 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन नॉर्मल है इस फेस पर, तो ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम 90, ऊपर वाला 10 था तो नीचे वाला एंगल 80 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 80, क्रिटिकल एंगल कितना निकाला था 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा है 45 से, तो यहाँ TIR होगा। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है और वो कंडीशन से भी हमें पहले पता चल गया था यहाँ TIR होना है। तो यहाँ से लाइट अब रिफ्लेक्ट होगी, बाहर नहीं जाएगी, बल्कि इतने ही एंगल पर यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। कितने एंगल पर 80 डिग्री पर।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो यहाँ टकराई 80 डिग्री पर, ये एंगल हमें दिया है 50 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल बनाया इस फेस पर, ये नॉर्मल है। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ये निकालने के लिए, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, शायद ये एंगल 10 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है और ये फेस है, तो फेस के साथ ये लाइन 90 बना रही है, 90 डिग्री पर है, तो ये 80 था तो ये 10 होना चाहिए। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल में ये 50 है, ये 10, 60, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 120, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 50 + 10 60, तो ये एंगल कितना 120 में ये वाला एंगल तो 90 होगा। क्यों होगा 90? क्योंकि ये वाली लाइन, डॉटेड वाली लाइन इस फेस पर परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, ये 90 होगा, तो इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना होगा 30 डिग्री। कैसे निकाला, ये 10, 50, 60, तो ये पूरा एंगल 120, ये लाइन नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 होगा फेस के साथ, टोटल 120 था, तो 90 के साथ ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो यहाँ पर रे 30 डिग्री पर टकराई। अब कितने एंगल पर बाहर जाएगी ये हमें निकालना है, तो यहाँ पर फिर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, किस फेस पर, एट फेस BC, तो कितना आ जाएगा साइन I कितना है 30 अपॉन साइन R हमें निकालना है, R' मान लेते हैं। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर, तो इसको G/μA लिखा जाएगा, G/μA, साइन 30 1/2 इंटू साइन R' G/μA को हम क्या लिख सकते हैं 1/A/μg। ये सारी बातें पढ़ी हैं पहले। G/μA को क्या लिख सकते हैं 1/A/μg, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 साइन R' इक्वल टू 1/A/μg कितना दिया है √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √2 इक्वल टू 2 साइन R', तो साइन R' इक्वल टू √2/2, 2 से √2 से 2 कैंसिल, 1/√2 आ गया, तो इसका मतलब R' कितना होगा 45 डिग्री। तो फाइनली रे कितने एंगल पर बाहर जाएगी 45 डिग्री पर। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। नॉर्मल के साथ ये रे 45 डिग्री के एंगल पर बाहर जाने वाली है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये इस रे का पूरा पाथ है, इस फेस से बाहर नहीं आई रे, बल्कि इस फेस से बाहर आ रही है। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। तो अब हम निकालते हैं इसका नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन कैसे निकालेंगे, नेट डेविएशन भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो रे यहाँ पर डेविएट हो रही है, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में डेविएशन कितना होता है मॉड I-R। रिफ्रैक्शन में डेविएशन हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट लेक्चर में प्रिज्म के, मॉड I-R। तो यहाँ पर I कितना है 45 और ये कितना है 30, तो इसको हम लिखेंगे 45 - 30 मॉड के अंदर। और साइन यहाँ पर देखें तो ये क्लॉकवाइज डेविएशन है, ये रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, तो क्लॉकवाइज है, इसका साइन प्लस, फिर प्लस यहाँ पर देखो अब दूसरा रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होता है 180 - 2i या 180 - 2r, ये भी हमने पढ़ा था। साइन प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कैसा है डेविएशन क्लॉकवाइज डेविएशन को पॉजिटिव लिया जाता है। 180 - 2i, i कितना 80, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी तो डेविएशन आ रहा है इस पॉइंट पर, ये क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में डेविएशन कितना होता है
मॉड आई माइनस आर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है, ऐसा यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों है? क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है तो रे कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसा था, उससे दूर हट गई है ऊपर की तरफ, तो ये कैसी जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका साइन कैसा होगा? माइनस मॉड आई माइनस आर। आई माइनस आर 30 माइनस 45, 30 माइनस 45। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 30 15 प्लस 180 माइनस 60 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 15, लेकिन मॉड है तो मॉड है तो क्या आएगा? प्लस में ही आएगा 15। मॉड का मतलब अंदर साइन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेना है, बाहर माइनस था, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 15 कैंसिल, 180 माइनस 60 20 डिग्री। तो इसका नेट डेविएशन कितना हुआ? 20 डिग्री। ये हमने प्लस क्यों लिया? क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए इसका साइन नेगेटिव। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सारे एंगल्स एक बार दोबारा से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे।